नमस्कार बच्चों, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा टेक में। बहुत भारी संख्या में आप सभी का डिमांड आया था कि सर साइंस सबसे पहले करवा दीजिए, और साइंस में भी आप सबसे पहले या तो यूथ प्लानर करवा दीजिए या फिर आप प्रीवियस ईयर करवा दीजिए, आप शिफ्ट वाइज करवा दीजिए। और आपके डिमांड पे मैंने ये दोनों बातें कर ली हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग यहाँ पे सारी चीजें कवर करेंगे। एक बात मैं बता दूं कि अभी जो ये सेशन है, आपके जो पिछली बार पेपर हुए थे उनमें जो सबसे टफ शिफ्ट था, एक चीज समझिएगा कि हर बार जैसे क्या होता है कि अगर आपका 8 से 10 दिन में पेपर चलता है तो उसमें प्रत्येक दिन 3 शिफ्ट होती है, ऐसे करीबन 25 से 30 शिफ्ट हो जाता है, अमूमन 27 से 30 शिफ्ट होता ही होता है। इसमें से हर शिफ्ट बराबर तो नहीं हो सकती, कोई शिफ्ट बहुत ज्यादा टफ होती है, कोई शिफ्ट बहुत आसान होती है। तो जो सबसे टफ शिफ्ट होती है, सबसे ज्यादा फायदा बच्चों को नॉर्मलाइजेशन में उसी में मिलता है, उन्हीं के बच्चे सबसे ज्यादा क्या होते हैं, इसी में सबसे ज्यादा बच्चे हाई स्कोर करते हैं। मतलब स्कोर तो उनका कम रहता है, बट नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या होता है, स्कोर उनका काफी बेनिफिट मिलता है, काफी फायदा मिलता है। और ये बच्चे अक्सर क्या होते हैं, कट ऑफ के ऊपर चले जाते हैं। तो एक चीज आप लोग समझिएगा, कई बार हम डरते रहते हैं कि हमारा आसान शिफ्ट हो जाए, कठिन ना रहे, बट कठिन शिफ्ट वालों को फायदा मिलता है, इस बात को समझिएगा। हालांकि नॉर्मलाइजेशन में सब कुछ इक्विवेलेंट रहता है, इस बात को भी आप साइड में दिमाग में रखिए तो ज्यादा बेहतर है। और आज के सेशन में अब हम लोग साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, इस हार्डेस्ट शिफ्ट को उसको सबसे आसान तरीके से, जो आपका डर है कि सबसे कठिन विषय आपका साइंस होता है, साइंस से कुछ भी पूछ सकता है, इतनी सारी चीजें पढ़ना है, हम क्या क्या पढ़ेंगे, और वो डर आपका इस सेशन के बाद, इस वीडियो के बाद निकल जाएगा। तो अगला 10 से 15 मिनट हम लोग लगातार 20 प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था, और उसका लगाने का सबसे जो आसान तरीका होगा उनको हम लोग यहां पे देखेंगे। आते हैं हम लोग पहले प्रश्न में। एक प्रश्न आपका पूछा गया था, क्या प्रश्न पूछा गया था कि फोकस दूरी f हवा में वाले एक उत्तल दर्पण को द्रव्य, ये म्यू बराबर कितना दिया हुआ है, 4/3 में डुबाया जाता है, द्रव्य में दर्पण का फोकस दूरी कितना होगा। बहुत बेहतरीन, बहुत कॉन्सेप्चुअल प्रश्न था। यहाँ पे म्यू की वैल्यू दे दिया था और बच्चों को लगता है कि ये न्यूमेरिकल है, और ये न्यूमेरिकल में वो घबरा गए थे। जबकि आपको मैं बता दूं कि अगर कोई दर्पण होगा, अगर कोई मिरर होगा, तो उसके क्या होता है कि किसी भी आप उसे लिक्विड में या किसी भी मीडियम में रखोगे, उसके फोकल लेंथ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो उसका अगर फोकल लेंथ क्या है, एयर में अगर फोकल लेंथ f है, तो किसी भी द्रव में रखोगे उसका फोकल लेंथ क्या रहेगा, f ही रहेगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। जनरली जो आपके दिमाग में आता है कि चेंज जो होता है वो चेंज होता है कहां पे, लेंस पे। अगर लेंस है तो लेंस में चेंज हो जाएगा। लेंस में आप लोग एक बात हमेशा याद रखना, मैं आपको यहीं पे कॉन्सेप्ट बता देता हूं। जब भी कोई लेंस बनता है तो एक लेंस मेकर फॉर्मूला के आधार पे बनता है, और लेंस मेकर फॉर्मूला कहता क्या है कि जो 1/f होता है, f मतलब फोकल लेंथ होता है, इसको मीटर में नापा जाता है। 1 जो f होता है ये म्यू -1 होता है, इंटू क्या होता है 1/r1 होता है, -1/r2 होता है। लेंस आप देखे होंगे, जैसे मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं तो इसमें क्या होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये भी किसी क्या होता है, किसी गोले से काटा जाता है, ये भी किसी गोले से काटा जाता है। जो दूसरे वाला का है इसे हम लोग r1 बोलते हैं, और इस वाले को अगर सेंटर से देखा जाए तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, r2 बोलते हैं। ये r1 r2 वही है। और जो म्यू होता है, म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अपवर्तनांक होता है क्या, लेंस का होता है माध्यम के सापेक्ष। अब आप समझना कि जो म्यू की वैल्यू होती है, म्यू की जो वैल्यू होती है ये μ1/μ2 होती है। μ1/μ2 मतलब ये हो गया कि μ1 जो माध्यम है उसका हो जाएगा, और μ2 क्या हो जाएगा, μ1 जो लेंस है और μ2 क्या हो जाएगा, माध्यम हो जाएगा। अब समझिए, अगर किसी लेंस को हम किसी ऐसे माध्यम में डाल दें जहां पे जो माध्यम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाए, क्योंकि एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन पूछता है, मुझे आप लोग कमेंट में उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस है, अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस है, उसे किसी ऐसे माध्यम में, किसी ऐसे मीडियम में डुबो दिया जाता है, किसी ऐसे द्रव में डुबो दिया जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ग्रेटर देन क्या होता है, लेंस होता है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू लेंस से ज्यादा होता है। मतलब अगर मैं यहां पे लिक्विड का म्यू का बात करूं तो ये जो म्यू है, ये आपका म्यू जो लिक्विड है, ये लेंस के म्यू से क्या होता है, अगर ज्यादा होगा तो कॉन्वेक्स लेंस किस प्रकार का हो जाएगा, वो कॉनकेव हो जाएगा, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मिरर बन जाएगा। ऐसे आपके प्रश्न बनते हैं। तो ध्यान देना, अगर यहां पे ये ज्यादा हो जाएगा मतलब म्यू टी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, और ये क्या होता है, म्यू टी की वैल्यू ज्यादा हो गई मतलब कि μ1 कम हो जाएगा, और μ1 कम हो जाएगा तो म्यू कम हो जाएगा। यानी म्यू की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, μ1 और μ2 पे कर रही है। अगर μ2 ज्यादा हुआ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। अगर ये लेस देन 1 हो गया तो पूरा निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव हो जाएगा मतलब फोकल लेंथ माइनस में आ जाएगा, और फोकल लेंथ माइनस में आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करने लगेगा। और ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछते हैं, तो आप लोग इस पे ध्यान देना। लेंस पे डिपेंड करता है म्यू पे। अगर आप फोकल लेंथ को देखोगे
देखोगे तो फोकल लेंथ, आप सीधा बोल सकते हो क्या, आप सीधा बोल सकते हो कि जो फोकल लेंथ होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन टू क्या होता है, म्यू होता है। अगर म्यू बढ़ेगा तो फोकल लेंथ कम होगा, म्यू कम होगा तो फोकल लेंथ ज्यादा होगा। लेकिन लेंस के केस में, मिरर के केस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत बेहतर क्वेश्चन इसने पूछा था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसे आपको कम समय सीमा में, आपको 15 से 20 मिनट में पूरे के पूरे 20 प्रश्न कराने, इसलिए थोड़ा सा मैं तेज चलूंगा और आप लोग मुझे बताते रहना, आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, बताइएगा आपको कितना पसंद आया। बहुत सारे बच्चे ये मुझे कमेंट करते हैं कि सर आप कट ऑफ की वीडियो बहुत बनाते हो, आप सेफ स्कोर की वीडियो बनाते हो, पढ़ाई नहीं करवाते हो। बेटे परीक्षा प्लस ऑफिशियल चैनल पे ऑलरेडी मैं शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे खुद मैं आपको सारी क्लासेस करवा रहा हूं, आप वहां पे देख सकते हो। और यहां पे भी मैं आपका आज से प्रारंभ कर दिया हूं, तो सारे मेरे भाइयों की शिकायत आज हो जाएगी दूर। और किसको किसको ये बात अच्छी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसमें क्वेश्चन था ऋणात्मक त्वरण किसके विपरीत दिशा में होता है। ऋणात्मक त्वरण यानी जिसे हम लोग मंदन बोलते हैं, एक होता है एक्सेलरेशन बढ़ता जाए, एक एक्सेलरेशन कम होता जाए। कोई अगर पिंड है, कोई बॉडी है, कोई अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसकी क्या हो रही है, स्पीड कम होती चली जा रही है, तो हम उसे बोलेंगे क्या है, ये मंदन में है, इसकी स्पीड लगातार कम हो रहा है, इसका जो त्वरण है एक्सेलरेशन नेगेटिव में है। तो हम ये किसके वेलोसिटी के सापेक्ष में देखते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। बल के केस में जिधर बल लगाएंगे उधर क्या होगी, वेलोसिटी होगी, तो बल होगा नहीं। डिस्टेंस क्या होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें डिस्टेंस, इसमें डायरेक्शन होता नहीं, तो हम डिस्टेंस लेंगे नहीं। और मोमेंटम क्या होता है, ये मास और वेलोसिटी का फिनोमेना होता है, ये एक्सेलरेशन का इसका लेना देना नहीं होता, इस कारण से वेलोसिटी इसका सही जवाब हो जाएगा। मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि चेंज इन मोमेंटम क्या देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन व्हिच ऑफ द फ्यू प्रोसेस हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्योर मोल्टेन ओर। बोल रहा है कि निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध पिघले हुए अयस्क से उच्च अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं प्राप्त की जाती हैं। बहुत बेहतरीन प्रश्न पूछा था। इसने पूछा था निस्तापन से, विद्युत अपघटन से, रोस्टिंग से, या फिर उचित अपचायक कारक द्वारा, अपचयन से मतलब रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा रिड्यूस कर दिया जाए। तो एक चीज ध्यान देना, अगर कोई मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, तो उसका जो मेटलर्जिकल प्रोसेस होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, वो विद्युत अपघटन होता है। मेटलर्जी प्रक्रिया क्या होती है, किसी मेटल को उसके ओर के द्वारा निकाला जाना। जैसे आप जानते होंगे कई सारे मेटल होते हैं, लाइमस्टोन के साथ, रॉक के साथ, मिनरल्स के साथ, या कई सारी चीजों के साथ मिले होते हैं, ये अशुद्ध होते हैं, उनको शुद्ध रूप से प्राप्त करना होता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग मेटलर्जी बोलते हैं। इनके तमाम प्रोसेस होते हैं। जैसे आपका रोस्टिंग, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब कहीं पे अगर ऑक्सीजन हो और इसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हीट किया जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं रोस्टिंग। जैसे जो सल्फाइड ओर होते हैं, उनमें हम लोग क्या करते हैं, उनमें हम लोग रोस्टिंग करते हैं। कैल्सिनेशन क्या होता है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, बहुत लिमिटेड ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ये क्या होते हैं, अब्सेंस होते हैं, उनमें अगर हम गर्म करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, कैल्सिनेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा इसमें सेप्रोट्रॉफ है। सेप्रोट्रॉफ वो जीव होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मृतपोषी है, जो मरे हुए के क्या करते हैं, जो डेड बॉडीज का, जो मृत पोषित का क्या करते हैं, मृत को पोषित करते हैं, मतलब जो मरे हुए थे उनका पोषण लेते हैं। तो इसमें कौन आता है, कबूतर। कबूतर आपका क्या होता है, ओमनीवोरस होता है। ये क्या करता है, ये जनरली चावल, दाना ये सब खाता है, लेकिन विषम परिस्थितियों में कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। सारी चिड़िया होती हैं, जैसे कोई भी आप चिड़िया देखोगे, जनरली जो चिड़िया होती हैं, बर्ड्स होती हैं, वो क्या होते हैं, वो ओमनीवोरस होते हैं, वो कीट भी खाते हैं और वो क्या खाते हैं, वो दाना और गेहूं और चावल का दाना भी खाते हैं। तो ऐसे कबूतर भी होता है। हमें लगता है कबूतर क्या है, हमें लगता है कबूतर केवल क्या खाता है, दाना खाता है, लेकिन कबूतर क्या है, कबूतर नॉन वेज भी खाता है, इस बात को ध्यान देना। मशरूम क्या है, मशरूम की अगर बात किया जाए तो मशरूम हमारे सेप्रोट्रॉफ है। क्या एल्गे की बात किया जाए या मैन की, तो मशरूम जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे सेप्रोट्रॉफ होते हैं, मृतपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। न्यूलैंड नियम द्वारा केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चीज ध्यान देना, आपके पेपर में, जैसे अगर मैं एएलपी की बात करूं तो लगभग 20 क्वेश्चन साइंस का आएगा, 20 क्वेश्चन में फिजिक्स आपका 7 आएगा, ऐसे केमिस्ट्री ऑन एवरेज 7 आएगा, और बायो का क्वेश्चन लगभग 5 आएगा। यही डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और अगर मैं टेक की बात करूं तो इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, इसमें आपके 40 क्वेश्चन होंगे, और 40 क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो जो सबसे ज्यादा वेटेज होगा वो आपका फिजिक्स का ही होगा। यानी आप बोल सकते हो कि लगभग 17 से 18 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के होंगे, लगभग आप 15 क्वेश्चन मान के चलिए, 15 क्वेश्चन आपके क्या होंगे, 15 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे,
होंगे, ऐसे ही आपके 10 क्वेश्चन लगभग केमिस्ट्री के होंगे और आपके क्या होंगे लगभग 5 क्वेश्चन बायो के होंगे। इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है कि ये हो सकता है ये कम हो जाए ये ज्यादा हो जाए, या ये ज्यादा हो जाए ये कम हो जाए, लेकिन जो फिजिक्स के क्वेश्चन है 15 के आसपास पूछे जाएंगे। तो आपको फिजिक्स ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ना है, लेकिन पढ़ना साइंस के तीनों संभाग को है। तो इसका उत्तर अगर हम लोग देखेंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर मुझे जल्दी से मेरे भाई बता देंगे कमेंट में। बोले कि न्यूलैंड ऑक्टेव क्लासिफिकेशन किसके आधार पे था। अच्छा, इसका बोला था कि इसका सबसे लास्ट कौन सा था, रेडियम था, थोरियम था, या फिर आयरन था, या रोडियम था। तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट एलिमेंट जो हो जाएगा, इसका लास्ट सबसे एलिमेंट थोरियम था। जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, मैं आपको बता दूं, ये जैसे हमारी म्यूजिकल नोट्स होते हैं ना, सारे गामा पाधा निसा, है ना, तो ये इन्होंने बोला कि 7 तक तो चलेगा और 8वां जो एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट फिर से क्या होगा, पहले वाले का क्या करेगा, पहले वाले की प्रॉपर्टी शो करेगा। इन्होंने किस पे किया था, इन्होंने एटॉमिक वेट, इन्होंने किस पे किया था, इन्होंने एटॉमिक वेट पे किया था। इन्होंने किस पे किया था, इन्होंने जितने भी एलिमेंट है उनके एटॉमिक वेट के आधार पे किया। और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ऑक्टेव्स के आधार पे बोला, मतलब कि प्रत्येक जो आठवां मेटल होगा, 8वां जो एलिमेंट होगा, वो प्रॉपर्टी उसकी क्या होगी, उसके जो गुणधर्म होंगे वो क्या होंगे, उसके गुणधर्म आपके समान होंगे। गुणधर्म क्या होंगे, गुणधर्म समान होंगे। और इसी में जो सबसे लास्ट उन्होंने दिया वो क्या था, वो थोरियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने बोला कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विद्युत धारा का मान क्या होगा। क्या बोल रहा है कि जब सबको सीरीज में जोड़ा जाता है, एक परिपथ है, ये सर्किट है, सर्किट में क्या किया जा रहा है, इनको, ये रजिस्टर है, इन रजिस्टर को क्या किया जा रहा है, इनको क्या किया जा रहा है, इनको आप सीरीज में जोड़ रहे हो, इनको क्या कर रहे हो, इनको सीरीज में जोड़ रहे हो। तो अगर सीरीज में जोड़ोगे ये आपका R1 हो जाएगा, ये आपका R2 हो जाएगा, ये आपका प्रतिरोध R3 हो जाएगा, रेजिस्टेंस R3 हो जाएगा। और बोल रहे कि सब में करंट क्या होगी, तो व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट द वैल्यू ऑफ करंट, आपकी करंट देखो यहां से चली, यहां भी वही करंट, यहां भी वही करंट, तो करंट क्या रहेगी, करंट सब में समान रहेगी। बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ध्यान देना, सीरीज में आपका अगर आप क्या बोलोगे, अगर आप सीरीज कनेक्शन होगा, श्रेणी क्रम होगा, तो इसमें क्या होगी, इसमें करंट समान रहेगी। और अगर कोई कनेक्शन पैरेलल होता है, अगर कोई कनेक्शन पैरेलल होता है, समांतर होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज, जो वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता। जैसे अगर पैरेलल कनेक्शन की बात किया जाए तो पैरेलल कनेक्शन कैसे होते हैं, ये रजिस्टर कनेक्ट किया गया, इस पे फिर एक रजिस्टर कनेक्ट किया गया, इस पे फिर एक रजिस्टर कनेक्ट किया गया, ये हमारा जो कनेक्शन है ये हमारा पैरेलल कनेक्शन है। यहां पे जो R इक्विवेलेंट होता है, मतलब टोटल जो हमारा प्रतिरोध आता है, ये क्या आता है, R1 प्लस R2 प्लस क्या आता है, प्लस R3 आता है। जबकि यहां पे जो R इक्विवेलेंट आएगा, ये क्या आएगा, 1 अपॉन R1 या 1 बाई आर इक्विवेलेंट बराबर क्या बोल सकते हो, 1 बाई आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R3 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से इसका क्या लगता है, इसका नियम लगता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, करंट हमेशा समान रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेम द मेटल दैट कैन बी इजिली कट विथ अ नाइफ। कौन से मेटल आसानी से काटे जा सकते हैं, तो जो आपके ग्रुप 1 के एलिमेंट होते हैं, जैसे आपका सोडियम हो गया, जैसे आपका पोटेशियम हो गया, तो सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम को आप चाकू से काट सकते हो। ये क्या होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होती है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, जो गलनांक होता है वो क्या होता है मेरे भाई, गलनांक मेरे भाई इसका बहुत ज्यादा लो होता है। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाशील होता है, ये एयर और ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है, ये वाटर से रिएक्ट कर जाता है, इसलिए इसे किस में रखते हैं, इसलिए इसे हम लोग मिट्टी के तेल में रखते हैं। जबकि जो पोटेशियम होता है, जबकि जो पोटेशियम होता है इसे हम लोग किस में रखते हैं, पोटेशियम को हम लोग वाटर में रखते हैं, किस में रखते हैं, हम लोग पानी में रखते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान देना। मुझे कमेंट बॉक्स में सोडियम और पोटेशियम का क्या बताना है, आपको इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गैस रिलीज होगा जब ब्लीचिंग पाउडर में क्या किया जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर में पानी ऐड किया जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2 होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। इसमें अगर आप H2O मिलाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। और इसमें क्या होगा, इसमें क्लोरीन गैस निकलेगी। इसमें कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस निकलेगी। और ये जो बहुत हार्ड स्मेल होता है ब्लीचिंग पाउडर का, वो इसी क्लोरीन के कारण होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग क्लोरीन बोलते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, ये ग्रुप 17 में प्रेजेंट होते हैं। ग्रुप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो कहां पे होता है, ग्रुप 17 में प्रेजेंट होते हैं। क्लोरीन क्या होते हैं, एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज होते हैं। क्या होते हैं ये, एज अ ब्लीचिंग इन्फेक्टेंट,
ये क्या होते हैं, ये एज अ ब्लीचिंग एजेंट की तरह प्रयोग होते हैं। मतलब कि ये क्या, मतलब कि जैसे आपके कपड़े उपड़े कई बार गंदे हो जाते हैं, लॉन्ड्री में इनका क्या होता है, प्रयोग होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्लोरीन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि 4 किलोग्राम की वस्तु क्षैतिज रूप से 5 मीटर पर सेकंड की चाल से आगे बढ़ रही है। इसकी चाल को 10 मीटर पर सेकंड बढ़ाने के लिए इस वस्तु पर कुल किए जाने वाले कार्य की आवश्यक मात्रा कितनी है। इतना बेहतरीन प्रश्न पूछा जो आप यकीन नहीं करोगे। जनरली जो हमारा वर्क होता है, वर्क डन जो होता है, हमारा कार्य होता है, ये क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। ये क्या होता है, गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वही क्या होता है, किया गया कार्य होता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम लोग गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला करेंगे तो कोई बॉडी है जिसका द्रव्यमान m है, जिसकी वेलोसिटी v है, यानी कि इसका वेग v है, तो क्या हो जाएगा, ke हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। तो डेल्टा जो ke आता है मतलब चेंज इन, आप ऐसे बोल सकते हो हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m क्या कर सकते हो, v1 का स्क्वायर कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखो तो इसमें 1/2 m को आप कॉमन ले लेना है, यानी v2 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर हो जाएगा। अगर 1/2 m करो, 1/2 है, m की वैल्यू क्या है 4 और v2 की वैल्यू है 10, यानी 10 का स्क्वायर, v1 की वैल्यू है 5, यानी 5 का स्क्वायर। आप इसको हल कर लो, ये 2 से इसे 2 बार कट कर देगा, 2 हो जाएगा। 10 दाम 100, 50 25, 100 में से 25 गया 75, यानी उसका उत्तर क्या हो जाएगा, 75 गुणे 2 हो जाएगा, यानी उत्तर क्या हो जाएगा 150। क्योंकि ऊर्जा की बात कर रहा है तो ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जूल होती है, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा 150 जूल। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। अगर फिजिक्स में आपके 20 में से आप ये बोलो, 20 में से अगर 8 प्रश्न पूछेगा तो 2 से 3 न्यूमेरिकल होंगे, और अगर आपका ये बोल सकते हो कि 40 में देखा जाए तो आपके कम से कम 15 में से 5-6 न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। तो हम अपने न्यूमेरिकल को भी स्ट्रॉन्ग करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका उत्तर बताओ। जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है। तो रेजिस्टेंस का अगर एसआई यूनिट की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम होता है। जो रेजिस्टेंस होता है इसे रो L/A लिखते हैं। ये क्या होता है, जैसे कोई रेजिस्टेंस है, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये ए है, ये इसका क्या है, ये इसका लेंथ है, और जो रो होता है इसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है जिसे रेजिस्टिविटी बोलते हैं। अगर 1/, हम लोग रो कर दे तो इसे क्या बोलेंगे, इसे कंडक्टिविटी बोलेंगे, जिसे चालकता बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग चालकता बोलते हैं मेरे भाई। चालकता क्या होता है, चालकता आपके रेजिस्टिविटी का क्या होता है, उल्टा होता है। जूल किसका होता है, जूल आपका एनर्जी का होता है। जूल किसका होता है, जूल जो इकाई होती है ये ऊर्जा की इकाई होती है। कूलाम्ब किसका होता है, कूलाम्ब आवेश का होता है। कूलाम्ब किसका होता है, आवेश का होता है, ये चार्ज का होता है। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं न्यूटन किसका होता है, तो जब हम लोग बल की बात करते हैं, हम लोग फोर्स की बात करते हैं, तो फोर्स की जो इकाई होती है वो क्या होती है, फोर्स की इकाई हमारी न्यूटन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिफ्लेक्टर ऑफ अ सर्च लाइट इज अ, सर्च लाइट जो होती है इनके रिफ्लेक्टर क्या होते हैं, रिफ्लेक्टर वो होते हैं इनके लाइट को हमें कन्वर्ज करने की आवश्यकता होती है, एक जगह पे फोकस करने की आवश्यकता होती है। तो एक ऐसा मिरर जो क्या करे, जो लाइट को कन्वर्ज कर दे, एक ऐसा मिरर जो लाइट को कन्वर्ज कर दे, वो क्या होता है, वो आपका कॉनकेव होता है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा अवतल दर्पण होता है। ये हमारा क्या होता है, ये क्योंकि दर्पण की बात की, ये किसकी बात किया है, ये हमारे दर्पण की बात किया है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अवतल दर्पण हो जाएगा, जिसे हम लोग कॉनकेव मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, सारे लोग हमें कमेंट में बताएंगे क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। प्लेन मिरर की बात किया जाए जिसमें आप मुंह देखते हो, ये क्या होता है, ये प्लेन मिरर होता है, इसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है। कॉनकेव मिरर के बारे में हम लोगों ने बता दिया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। कन्वर्जिंग मिरर ये क्या करता है, ये प्रकाश को क्या करता है, एक जगह पे फोकस करता है। जो हमारे ENT वाले डॉक्टर होते हैं, कान नाक गला वाले डॉक्टर होते हैं, वो क्या होते हैं, ये हमारे कौन प्रयोग करते हैं, ये कॉनकेव मिरर ही प्रयोग करते हैं। सिलेंड्रिकल मिरर क्या होता है, आंखों की एस्टिग्मेटिज्म को दूर करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस, सिलेंड्रिकल मिरर का प्रयोग किया जाता है। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यही हमारा उत्तल दर्पण होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग डाइवर्जेंट, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये डाइवर्जिंग करता है, ये क्या करता है, डाइवर्जिंग करता है, चीजों को फैला देता है। इसमें जो प्रतिबिंब बनती है वो स्मॉल बनती है। तो जो आपकी गाड़ी है, गाड़ी की जो बगल का, गाड़ी का जो रियर मिरर होता है, जो रियर मिरर होता है, साइड
साइड मिरर या रियर मिरर आप बोल दोगे, वो क्या होता है, वो आपका साइड मिरर बोल दो, ये आपका क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। साइड मिरर जो होता है वो आपका क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। मिरर से ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर लेंगे, अवतल दर्पण सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिन पौधों में विभेदित पादप शरीर नहीं होता है वे किस समूह के होते हैं, वो थैलोफाइट समूह के होते हैं। फेनोरजम वो होते हैं जो क्या करते हैं, या आपके जो सीड जो क्या करते हैं, जो बीज देते हैं, उन पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं, फेनेरोगैम्स बोलते हैं। और जो पिटेरिडोफाइट होते हैं, ये जैसे हम क्या, जैसे जानवर हो गए, जैसे जानवर हो गए, जैसे पक्षी हो गए, जैसे क्या हो गए, पक्षी हो गए, इनके सर अलग हैं, इनके हाथ अलग हैं, इनके पैर अलग हैं, तो इनके ऑर्गन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्लियर हो गया। ब्रायोफाइटा, एल्गे, सब थैलोफाइटा में ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोड्स ऑफ रेनवियर आर माइक्रोस्कोपिक गैप्स फाउंड विद इन। अगर आप न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ोगे तो आप मियलिन एक्सन के बारे में पढ़ोगे, तो ये जो मियलिनेटेड या माइलिन तंत्रिका कक्ष होता है, यही हमारा क्या होता है, यही हमारा माइक्रोस्कोपिक गैप होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर ए हो जाएगा। ग्लैंड सेल जनरली कहां पाए जाते हैं, ये हमारे कहां पे, ग्लैंड सेल की बात किया जाए तो ग्लैंड सेल पाए जाते हैं जहां पे हमारे क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, जैसे एड्रेनल ग्लैंड हो गया, जैसे लीवर हो गया, यहां पे सारे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न होता है। अलैंगिक प्रजनन में क्या पाया जाता है, किस कारण से, क्योंकि अलैंगिक प्रजनन न्यूक्लियाई क्या क्या बोल रहा है कि युग्मक के नाभिक द्रव्य की वजह से, युग्मक प्रजनन से उत्पन्न की वजह से संतति भिन्नता दर्शाती है, या फिर नए जीव आनुवांशिक रूप से माता पिता के समान होते हैं। बिल्कुल, अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, अगर अलैंगिक प्रजनन होगा, तो केवल एक ही से, चाहे माता चाहे पिता, मतलब केवल एक ही से क्या होते हैं, ऑफस्प्रिंग आ जाते हैं। इनमें दो लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए ये पूरे क्या होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं, इनका डीएनए पूरा पूरा ट्रांसफर हो जाता है। जबकि जो सेक्सुअल लैंगिक प्रजनन होते हैं, इसमें माता और पिता दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों के क्रोमोसोम्स फ्यूज होते हैं, इस वजह से क्या होते हैं, दोनों के डीएनए आते हैं, तो दोनों की जेनेटिक क्या आते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जेनेटिक लक्षण होते हैं, वो दोनों ही क्या आते हैं, ऑफस्प्रिंग में, मतलब बच्चों में आते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना बेहतर क्वेश्चन पूछा था कि NH4 का होल ट्वाइस SO4 का में अणु कितने हैं। देखो नाइट्रोजन भी क्या है, अणु है। नाइट्रोजन अगर यहाँ पे देखा जाए होल ट्वाइस है तो 2 है। हाइड्रोजन भी क्या है, अणु है। हाइड्रोजन 4 यहां लगाए, 2 से गुणा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद S को देखा जाए, S क्या है, 1 है, और O को देखा जाए तो O 4 है, सबको जोड़ लो, 8 2 10, यानी कितना हो जाएंगे, इसमें 15 अणु हो जाएंगे। ए विकल्प इसका क्या हो जाएगा, ए विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में मापा जाता है। मोमेंटम इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ। मोमेंटम क्या होता है, मैंने आपको बोला जो मोमेंटम होता है यानी कि संवेग, संवेग को हम लोग क्या करते हैं, संवेग को मास इनटू वेलोसिटी, क्या करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी में हम लोग नापते हैं। यानी कि ये क्या होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसकी कितनी क्या है, कितनी गति है, उसमें कितना क्या है, कितना वेग है, इसका गुणा कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, संवेग बोल देते हैं। डेल्टा पी जो देता है ये हमें इंपल्स देता है, ये हमें क्या देता है, ये हमें इंपल्स देता है। इंपल्स को हम लोग क्या लिखते हैं, एफ इंटू टी लिखते हैं, इसे क्या लिखते हैं, एफ इंटू टी लिखते हैं। अगर यही टी हमारा नीचे आ जाए तो डेल्टा पी बाई जो डेल्टा टी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या देता है, ये फोर्स देता है, यानी कि बल देता है। ये क्या देता है, ये बल देता है। अगर मोमेंटम की इकाई की बात करें, अगर मोमेंटम की इकाई की बात करें तो ये क्या है, मास का क्या होता है, केजी होता है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, यानी इसे हम लोग किलोग्राम मीटर पर सेकंड में लिखते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। सी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट कंसीडर, बोला है कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें जो आपके आवर्तिक फलन है वो किसमें माने गए हैं, किस गुण के आधार पे, परमाणु संख्या के आधार पे, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे, आयनीकरणता पेधारिता के आधार पे, या परमाणु आकार के आधार पे। तो इन्होंने क्या किया था, एटॉमिक मास पे किया था। ध्यान रखना, न्यूलैंड ने एटॉमिक वेट, मेंडलीव ने एटॉमिक मास, और अगर बात किया जाए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के आधार पे है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 18वां प्रश्न है कि जो आपकी लाल चींटी होती हैं इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो रेड एंट जो होते हैं ये क्या होते हैं, इसमें फॉर्मिक में, लाल चींटी में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक। मैलिक किस में पाया जाता है, ये आम में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, या फिर एप्पल,
अगर सेब की बात करें तो एप्पल में क्या पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, पालक में पाया जाता है, स्पिनच में, पालक में पाया जाता है, या फिर आप टमाटर में भी। इसी की वजह से क्या होता है, ऑक्जेलेट बन के पथरी का रूप लेता है। टैनिक क्या होता है, टार्टेरिक अम्ल जनरली होता है, वो आपकी क्या होते हैं, इमली वगैरह में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है। देखो 1 किलोवाट आवर की बात करें, जब हम किलोवाट आवर की बात करते हैं, अगर किलोवाट आवर की बात करते हैं, मतलब किलोवाट क्या है, पावर, और पावर को अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइम से गुणा कर रहे हैं, तो ये हमें क्या देता है, ये हमें ऊर्जा देता है। ये हमें क्या देता है, ये हमें ऊर्जा देता है। ये वही ऊर्जा है जो आपके घरों में बिजली के रूप में प्रयोग होता है। आपके घरों में पंखा, बिजली सब जलता है, लाइट जलता है, वो एनर्जी की वजह से जलता है। यानी कि अगर किलोवाट की बात करें तो इसे 1000 वाट बोल सकते हैं, इसे 1000 वाट बोल सकते हैं, और टाइम को क्या बोल सकते हैं, 1 घंटे को अगर हम लोग सेकंड में लिखें तो ये 60 गुणे 60 सेकंड हो जाएगा। यानी अगर इसे देखें तो 36 गुणे 10 की घात 5 हो जाएगा, या इसे 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न इस शिफ्ट का जो सबसे टफेस्ट था, इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज, जो अर्थ की ग्रेविटी है वो कहां पे सबसे ज्यादा होती है। बोले लीस्ट ऑन द इक्वेटर, ये तो सही है, ये इक्वेटर पे सबसे कम होता है। लीस्ट ऑन द पोल, ये गलत है, पोल पे सबसे ज्यादा होता है। इंक्रीजेस फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, ये गलत है, पोल से इक्वेटर पे आने पे कम होता है। इज द सेम ऑन द पोल एंड इक्वेटर, गलत है। तो अगर ग्रेविटी की बात करेंगे तो ग्रेविटी अगर पृथ्वी है तो सबसे ज्यादा कहां पे होगा, सरफेस पे मैक्सिमम होगा। अगर हम जी का मान की बात करें, जी की मान की बात करें तो सरफेस पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर पोल पे जाएंगे, अगर पोल पे जाएंगे तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर पोल पे जाएंगे, कहां से, इक्वेटर से पोल पे जाएंगे। अगर हम लोग इक्वेटर से पोल पे जाएंगे, इक्वेटर से पोल पे जाएंगे तो क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा, है ना। ये क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। पोल पे क्या होता है, पोल पे मैक्सिमम होता है। तो इसलिए बोल सकते हो अगर सरफेस की बात करें तो पोल पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और इक्वेटर पे क्या होता है, भूमध्य रेखा पे इक्वेटर पे क्या होता है, मिनिमम होता है। क्यों मिनिमम होता है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स लगता है। कोरियोलिस फोर्स की वजह से एक सबसे बड़ा कारण होता है, इसका क्या होता है, इसकी ग्रेविटी कम होती है, ठीक है। और इसके घूर्णन की वजह से, इसके रोटेशन की वजह से क्या होता है, यहां पे मिनिमम होता है। अगर हम लोग किसी हाइट पे जाएंगे, अगर हम लोग क्या करें, अगर पृथ्वी से किसी हाइट पे जाते हैं तो हमारा क्या होगा, तो हमारा डिक्रीज होगा। और यही नहीं, अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग पृथ्वी के अंदर जाएं, अगर हम लोग क्या जाएं, अंडर द अर्थ जाएं, हम लोग कहां पे जाएं, अंडर द अर्थ जाएंगे, तो भी हमारा क्या होगा, तो भी हमारा ग्रेविटी डिक्रीज करेगा। और एक चीज और याद रखना कि क्या होगा, अगर सरफेस पे मैक्सिमम है तो सेंटर पे, केंद्र पे पृथ्वी के क्या होगा, केंद्र पे आपके मिनिमम होगा, केंद्र पे क्या होगा, मिनिमम होगा। जी का मान, जी का मान जो चंद्रमा पे होता है, ये जी अर्थ का क्या होता है, 1/6 होता है। इस बात को आप लोग भी ध्यान देना। तो ये आपका सबसे महत्वपूर्ण था। तो कैसी लगी आपकी क्लास, 20 प्रश्न मैंने आपको बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड में बहुत बेहतर तरीके से मैंने करवा दिया है। एक बार मुझे आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। कल मैं एक लाइव सेशन लेके आऊंगा रात के आपके 9 बजे के आसपास, और उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे हमें आगे पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, क्या सेफ स्कोर हमारा होने वाला है, और हमारा शेड्यूल क्या होगा पढ़ने का। एक चीज आप लोग समझिएगा कि आप सभी के लिए, जो बच्चे कहते हैं ना कि सर आप पढ़ाते नहीं हो, बेटा मैं परीक्षा प्लस के ऑफिशियल चैनल पर रोज शाम को 6 बजे साइंस लेके आता हूं, और 8 बजे आपकी मैथ्स में खुद मैथ्स लेके आता हूं। आपके 7 बजे जीके जीएस आपके सर्वेश्वर और रमन सर लेके आते हैं, और रीजनिंग वाला पार्ट आपको आशीष सर करवा रहे हैं। सारी टीम इंजीनियर्स की टीम है, बहुत बेहतरीन टीम है। आप पढ़ोगे यकीनन आपको मजा आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे करना है। बाकी जो बच्चा कोर्स से जुड़ना चाहता है, ये सारी टीमें आपको कोर्स में मिलेंगी, और कोई भी कोर्स ऑफर में मात्र 199 मिल रहा है। तो आप परीक्षा प्लस ऐप से इस कोर्स को ले सकते हो। बाकी मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा। और कितने बच्चे चाहते हैं कि यूथ वाली जो आपका डिमांड था वो जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए, मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा। और क्या टाइमिंग रखा जाए, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि अब उसे लाइव लाया जाए, ऐसे रिकॉर्डिंग में मजा नहीं आता, तो लाइव में ही किया जाए। तो क्या टाइमिंग रखा जाए, मुझे कमेंट जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।